प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम आज BA तृतीय वर्ष की संस्कृत की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आपके पेपर किस तरह से आते हैं उस पर एक विश्लेषण करेंगे। तो संस्कृत में आपके दो प्रश्न पत्र होते हैं BA तृतीय वर्ष में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र का जो नाम है वह है नाटक तथा व्याकरण। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के ही विगत 3 वर्षों के पेपर पर विश्लेषण करेंगे कि पेपर किस प्रकार से आता है, क्योंकि जब परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने होते हैं तो पेपरों का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर आपकी जो स्नातक की परीक्षाएं हो। उसमें आपको सर्वप्रथम जो हैं प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम, ये दो चीज़ें लेकर ही पढ़ने बैठना चाहिए। पाठ्यक्रम आपका क्या है इसका परिचय मैंने बहुत पहले आपको दे दिया है, वो वीडियो भी जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे भी देख लीजिएगा। जो आपका प्रश्न पत्र में जो दो पेपर हैं उनमें कौन कौन सा सिलेबस कवर है वो सब मैंने समझा रखा है। आज हम विगत 3 वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं गत वर्ष का अर्थात 2020 का प्रश्न पत्र, उसके बाद हम लेंगे 19 का और फिर 2018 का प्रश्न पत्र। 3 प्रश्न पत्रों का विश्लेषण और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वह हम देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न पत्र के ऊपर की लाइन, सबसे पहले लाइन यही होती है कि आपको उस प्रश्न पत्र पर रोल नंबर के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखना है, अन्यथा अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो रोल नंबर का एक कॉलम होता है वहाँ आप रोल नंबर लिख दें अपने और फिर अपने पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। तो ये गत वर्ष का पेपर है जो कि उस समय कोविड-19 की दशा चल रही थी, इसलिए स्पेशल पेपर आयोजित किए गए थे। उसी समय सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी आयोजित की गई थी, तो उन दोनों के लिए ही यही पेपर था। पेपर का पैटर्न वही था जो पिछले अन्य वर्षों में रहा है, जो उससे पिछले 5 वर्षों के पेपर आपको देखने चाहिए। तो यहाँ पर 2020 का ये जो पेपर है वो BA तृतीय वर्ष का संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पेपर है। अब इसमें देखिए, संस्कृत पेपर फर्स्ट नाटक तथा व्याकरण मैंने आपको बताया। समय जो होता है पेपर में वह है यहाँ पर 3 घंटे का समय होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 100। अब ये मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से बटे हैं, तो ये 3 भागों में बटे हुए होते हैं, भाग अ, भाग ब और भाग स। तो भाग अ में छोटे प्रश्न आते हैं जो कि अनिवार्य रूप से आपको करने होते हैं और इसमें 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होता है, अर्थात 20 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और बहुत सरल होता है ये। अभी हम देखेंगे कितना ये अच्छा भाग है। 20 में से 20 नंबर ला सकते हो आप इसमें करके। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि भाग अ के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 30 शब्दों तक सीमित हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो 30 शब्दों तक सीमित है, इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। जब भी कभी परीक्षाओं में समय सीमा के साथ ही शब्द सीमा भी लिख दी जाती है, शब्द सीमा यानी कितना आपके वर्ड लिमिट इसमें है, तो वर्ड लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम उस तक जा सकते हो आप 30 तक, यानी मिनिमम तो आप उसमें जितने में आपका जो है प्रश्न पूरा हो जाए, उत्तर पूरा हो जाए उतना लिख सकते हैं। तो संस्कृत के संदर्भ में तो विशेष रूप से एक अक्षर में भी ये पूरा हो जाता है, तो उसमें भी एक अक्षर लिखते ही जो उसका मुख्य आंसर है वह लिखते ही आपको 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। अभी देखेंगे हम कि किस तरह से इसके प्रश्नों के आंसर एक शब्द में भी दिए जा सकते हैं और पूरे 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। अब आता है भाग ब। भाग ब में क्या होता है कि क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 5 इकाइयों में बटा हुआ है, 5 यूनिट में बटा हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चयन करना होता है आपको और 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो देने हैं तो 250 शब्द उनकी वर्ड लिमिट है और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न इंटू 7 अंक, तो कितना हो जाएगा, 35 अंक की ये इकाई हो जाएगी। प्रथम जो भाग है भाग अ वो 20 अंक का हो गया और भाग ब है जो 35 अंक का होता है। तो इस प्रकार से हो गए आपके 20 और 35। अब आपको 100 करने हैं कवर, तो नीचे वाला भाग कितने का हो जाएगा, भाग से हो जाता है आपका 45 अंकों का। तो 45 अंकों में आपको जो है 3 प्रश्न अटेंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का होता है। तो देखिए भाग स पे क्या लिखा हुआ, टिप्पणी नोट, इस भाग में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों का होता है और
मैक्सिमम 500 शब्दों का होता है, मिनिमम आप इससे कम में भी लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो इस प्रकार से यहाँ 45 है, तो भाग अ 20 अंक का, भाग ब 35 अंक का और भाग स 45 अंक का, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 100। अब देखते हैं हम भाग अ में क्या प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ये इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है प्रश्न संख्या 1 में कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन देयानि, अर्थात अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम से दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितने सरल सरल ये लिखे हुए हैं आपके लिए प्रश्न। नाट्यशास्त्रीय दृशा दुष्यंतः कीदृशो नायको अस्ति। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से दुष्यंत किस प्रकार का नायक है। तो नायकों के 4 विभाजन होते हैं नाट्यशास्त्र में, धीरोदात्त, धी ललित, धीरोद्धत, इस तरह से। तो यहाँ पर एक धीर प्रशांत, इस तरह से 4 प्रकार के उस नायकों में से दुष्यंत को किस नायक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका आंसर बनता है जो है धीरोदात्त, धीर ललित, सॉरी, क्योंकि वो ललित क्रियाओं वाला है तो ललित के साथ ही वो धीरोदात्त भी है, परंतु हम इसको किसी एक में ही रखेंगे, 2 कैटेगरी एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो हम इसको क्या रखेंगे, धीरोदात्त में रखेंगे। पहले आप विचार करेंगे कि उनके लक्षण क्या होते हैं, उस पर घटाएं। तो मैंने जो है दुष्यंत का चरित्र चित्रण वाले पे जो मैटर है उसको भी एक वीडियो में जारी किया है, तो आप दुष्यंत का चरित्र चित्रण देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये कि दुष्यंत जो है धीरोदात्त नायक है। तो आप आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, नाट्यशास्त्री दृशः दुष्यंतः धीरोदात्तः नायकः अस्ति। तो ये जो कीदृशः शब्द है इसको हटाकर आप इसमें रिप्लेस कर देंगे धीरोदात्तः, और आपका प्रश्न हो गया जो है पूरा, और उत्तर मिल गया, उत्तर पर नंबर आपको मिल गए 2 में से 2। और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप प्रश्न संख्या 1 का 1 लगाकर लिखेंगे धीरोदात्त है, यानी एक अक्षर में भी आपका आंसर पूरा हो गया। फिर अगले प्रश्न पे आ जाइए। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषक का नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है। तो विदूषक जो होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि एक ऐसा पात्र होता है जो हंसी का सृजन करने के लिए लगभग प्रत्येक नाटक में रखा जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के जो विदूषक है उनका नाम है माधव्य या माडव्य, दोनों ही तरह से मिलता है, ध और ड। तो इस पर भी एक वीडियो जारी हो रखा है जिसमें चरित्र चित्रण बताया गया है विदूषक का, तो उस पर आपको ये प्रश्न का आंसर मिलेगा उसमें। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, शकुंतला हस्तात मुद्रिका कुत्र च्युता। शकुंतला के हाथ से मुद्रिका अर्थात अंगूठी कहाँ गिर गई थी। च्युत, च्युत शब्द का मतलब है गिरना, हाथ से निकलकर कहाँ गिर गई थी। तो आपने नाटक को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि इसकी अंगूठी कहाँ गिरी थी। तो शकुंतला के हाथ से उसकी अंगूठी जो थी वो सची तीर्थ नाम के जगह पे गिर गई थी, जब वह स्नान इत्यादि के लिए वहाँ भगवान को पानी का आचमन देने के लिए वहाँ जल पूजा कर रही थी तब। तो कैसे लिखेंगे इसको आंसर को, शकुंतला हस्तात मुद्रिका सची तीर्थे च्युता, इस कुत्र की जगह वो आंसर लिख देंगे। तो ये आप जो है अब तक तो ये जान गए होंगे आंसर कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप ये तृतीय वर्ष में हैं। तो प्रथम और द्वितीय वर्ष में भी यही सिखाया है मैंने कि किस तरह से आंसरों को करते हैं। संस्कृत माध्यम भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, चुनौती नहीं है, वो भी बहुत सरल है, बस आपको आंसर आना चाहिए। वो आंसर आता है तो आप इसमें यहाँ लिख देंगे, कुत्र के स्थान पर लिख देंगे सची तीर्थे। फिर आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके कति अंकानि सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं ये आपको अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आता है तो आप लिख देंगे सप्त अंकानि। तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सप्त अंकानि, और नहीं तो पूरी लाइन में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, और यहीं से उसको देखना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके सप्त अंकानि सन्ति। इस प्रकार से चूँकि यहाँ 10 प्रश्न हैं और आपकी इकाइयाँ 5 होती है तो प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न होते हैं। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में सिर्फ 4 क्वेश्चन आ गए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसको 2 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई में है अभिज्ञान शाकुंतलम के 1 से लेकर 4 अंक तक, फिर है द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 से लेकर 7 अंक तक। तो ये जो तीसरा और चौथा प्रश्न है ये एक तरह से अगली यूनिट में आ जाएगा, यानी यहाँ 2 जो प्रश्न हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 अंकों तक से संबंधित होंगे, और 2 प्रश्न जो हैं वो 5वें और 5 से लेकर 7वें अंक से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके आते हैं, प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न होते हैं और सभी करने होते हैं अनिवार्य। तो अब इसमें आपको 10 प्रश्न करने हैं तो 20 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अब देखिए आगे, सस इति प्रत्यय सकार से इस संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो ये जो हैं ग्रामर का पोर्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ ही वहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी व्याकरण भी है। तो इकाई 3 में कृत प्रत्यय हैं, अजंत पुंलिंग राम शब्द की सूत्र व्याख्या होती है, और धातु रूप होते हैं कुछ निर्दिष्ट धातु रूप जो 5 लकारों में हैं, उनको याद करके आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर
तीसरी इकाई ये है, चौथी इकाई होती है तद्धित प्रत्ययों की और पांचवी इकाई होती है समास प्रकरण की। तो उन्हीं इकाइयों से दो दो प्रश्न है। जैसे यहाँ पर देखिए अगला, सस इति प्रत्यय सकारस्य इस संज्ञा निषेध केन सूत्रेण भवति। इसमें इस संज्ञा विधायक सूत्र बताना है आपको। स्था धातु के लोट लकार के रूप लिखने हैं अगले में उत्तम पुरुष में। नील कमलम अत्र विग्रह वाक्यम लेखित्वा समास विधायकम सूत्रम लिखंतु। नील कमल जो ये शब्द है इसका पहले तो विग्रह बताओ और फिर समास किस सूत्र से हुआ ये बताओ। ईश कृष्ण, यहाँ पर भी जो है ईश और कृष्ण में पूर्व निपात कैसे हुआ ये सूत्र बताना है, कौन से सूत्र से हुआ। ईश और कृष्ण मतलब पूर्व निपात का मतलब होता है ईश को आगे बैठाएंगे या कृष्ण को आगे बैठाएंगे, दोनों में से किसको आगे बैठाएंगे और किस सूत्र से बैठाएंगे, इस तरह से। कृष्णी करोति, यहाँ पर जो है वो प्रत्यय हैं, च्वी प्रत्यय हैं, तो वो सूत्र कौन सा है जिसकी वजह से ये प्रत्यय हुआ है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा। अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम होता है और सूत्र होते हैं कुछ, आप पढ़ चुके हैं तो आप अच्छी प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब आता है भाग स, भाग ब। भाग ब में क्या होती हैं, भाग ब में भी आपके चूंकि 5 यूनिट है तो प्रत्येक यूनिट के अनुसार यहाँ प्रश्न रखे जाते हैं और प्रत्येक यूनिट में एक यूनिट में से ही 2 में से एक अथवा होता है। तो जैसे देखिए भाग ब, प्रथम यूनिट को जो है संस्कृत में कहते हैं अन्विति। तो प्रथम अन्विति का मतलब हो प्रथम इकाई। प्रथम इकाई क्या है, 1 से लेकर 4 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो जो यहाँ श्लोक होंगे आपके इसमें लिखे होंगे वह प्रथम से लेकर 4 अंकों तक के ही होंगे। इसमें क्या होता है, आपको श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या में क्या होता है, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो मैंने आपको श्लोक व्याख्या में भी बहुत अच्छे समझा रखा है किस प्रकार से एक श्लोक को अच्छे नंबर लाने के लिए किस तरह से व्याख्या लिखी जाती है। तो संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, भावार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी, उसमें साहित्यिक टिप्पणी में आता है छंद और अलंकार। तो इस प्रकार से लिखते हुए इसे वो व्याख्या को अच्छा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 5 प्रश्न करने हैं और एक जो है 7 अंक का है। तो 7 अंक पाने के लिए आप 7 बिंदु भी लिख देंगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो अब देखो ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। सरसीजम अनुविद्यम शेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमयि वही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। इसमें शकुंतला की जो है सुंदरता की विवेचना की गई है। और कहाँ से लिया हुआ है ये आपको पता ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है श्लोक है जो कि महाकवि कालिदास विरचित है। तो आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि कैसे संदर्भ लिखा जाता है और कैसे प्रसंग लिखा जाता है। अंक आपको ध्यान आ जाए कि कौन से अंक का है, तो आप अंक सहित लिखें उसके कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अमुक डैश डैश, मतलब इस अंक से लिया हुआ है। अगर अंक ध्यान ना आए तो इतना ही लिख दें कि अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है और इसमें शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया गया है। और फिर उसको लिखते हुए उसका अन्वय और लिखते हुए उसका लिख दें। और कभी भी आपको अगर श्लोक ऐसा लगे कि मुझे नहीं आ रहा है, श्लोक व्याख्या नहीं आ रही, तो संदर्भ और प्रसंग ये 2 चीज़ें तो जरूर लिख के आ जाएं, क्योंकि ये तो आपके लिए कॉमन है। जैसे ही आपने श्लोक को देखा कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है, क्योंकि इकाई 1 जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की ही है। इकाई 1 में 1 से लेकर 4 तक अंक तक आपकी इकाई 1 है। तो इस प्रकार से इकाई 1 का एक श्लोक और इसी में दूसरा श्लोक अथवा में रखा जाएगा, तो चाहे आप वो करें चाहे ये करें। तो देखिए ये अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो अस्मि सद्यो विशद अंतरात्मा चिरस्य निक्षेपम इव अर्पयित्वा। तो ये क्या है, चतुर्थ अंक का है अभिज्ञान शाकुंतलम के और अंतिम श्लोक है ये, जिसमें जो कर्ण है अपनी उस पुत्री को विदा करके कह रहे हैं कि आज मुझे इस तरह से संतुष्टि मिल रही है जैसे कि कोई अपनी धरोहर को किसी को सौंपकर संतुष्ट होता है। और इस श्लोक में पाठ भेद भी है, जो ज़्यादातर प्रसिद्ध श्लोक मिलता है उसमें नीचे की 2 लाइनों में कुछ अंतर होता है, लिखा हुआ होता है। जातो अयम विशदः प्रकामम ऐसे करके होता है वहाँ पर, प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा ऐसे होती नीचे की 2 लाइनें। तो ये पाठ भेद होता है कुछ किताबों में, तो ये आपका हो गया। अब देखिए द्वितीय अन्विति, द्वितीय यूनिट। तो द्वितीय यूनिट क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का 5 से लेकर 7 अंकों तक की द्वितीय यूनिट होती है। तो इसमें भी श्लोक व्याख्या ही आएगी, सप्रसंग श्लोक व्याख्या करनी है आपको। और ये जो श्लोक होंगे वो 5 से लेकर 7 अंकों तक के होंगे। तो देखिए यहाँ पर 5वां से लेकर 7 में तो पहचानना होगा आपको। पढ़ा सबसे पहले बात है, आपको विस्तार से पढ़ना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम को, उसके बिना आपको काम नहीं चलेगा आपकी परीक्षाओं में। कुछ जो मुख्य श्लोक दिए होते हैं कुछ गाइडों में, उससे काम नहीं चलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम आप मूल किताब खरीदिए और पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम को अच्छी प्रकार से पढ़िए। और खुद से नहीं खरीद पा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब तक अभिज्ञान शाकुंतलम पर
संपूर्ण तरह से पूरे विस्तृत 7 अंकों को पढ़ा दिया गया है। उसके मुख्य प्रश्नों के लिए भी चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, उसका सार, उसके नाटकीय पात्रों का विवेचन सब कुछ कर दिया गया है। इस जो चैनल है उसकी यूट्यूब में लिस्ट पे जाइए और उसमें देखिए तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। 62 वीडियो अभिज्ञान शाकुंतलम पर जारी हो चुके हैं अब तक। तो इस प्रकार से ये आपको बहुत उपयोगी है, ये ग्रंथ आपको पढ़ना है परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो यहाँ पर जो है भानु सकृत युक्त तुर्ग है, ये सारे श्लोकों को मैं पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं अगला दूसरा तीसरा 3 पेपर कवर करते हुए आपको विशेष रूप से बताऊंगी ये। तो आप इसको पहचानिए श्लोक कहाँ से है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है और राजा जो हैं वह किस प्रकार से जनता के लिए कार्य करता है वह लिखा हुआ है इसमें। जैसे षष्ठांश है, वृत्ति अपि धर्म ईश है। राजा छठा हिस्सा, जो किसान होते हैं उनकी आय का छठा हिस्सा लेता है मात्र, और उनको उसके बदले में बहुत कुछ देता है। तो ये राजा का लोक कल्याणकारी स्वरूप इसमें वर्णित है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके 8वां जो श्लोक है, एवं आश्रम विरुद्ध वृत्तिना संयमी कीमती जन्मस त्वया सत्व संशय गुणों अपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुना इव चंदन। ये जो है अंतिम 7वें अंक का श्लोक है और इसमें राजा दुष्यंत उस सर्वदमन नाम के बालक को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम बचपन से ही इस तरह की उद्दंडता से युक्त गुणों से क्यों भरे हुए हो, और तुम जो हैं जो काला सांप का बच्चा जैसे चंदन को दूषित करता है वैसे तुम इस आश्रम के वातावरण को क्यों दूषित कर रहे हो। इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है। तो आप अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी, ये कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। अब देखिए तृतीय यूनिट में क्या होता है, राम शब्द की जो है एक पूरा विस्तार युक्त शब्द सिद्धि आती है। धातु रूप उसमें होते हैं, मतलब तीसरी इकाई 3 भागों में बटी हुई है आपकी। तीसरी इकाई का क भाग, ख भाग और ग भाग। तो क में तो होते हैं आपके कुछ कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्ययों पर आधारित प्रश्न तो ये है आपके यहाँ से, कर्ता त्याग अनयो पदयो ससूत्रा सिद्धि विधेया। और इसके जो 8वां में है वो है जैसे रामाणाम इति पदस्य सिद्धि विधेया तथा दृश्य धातु लोट लकार से रूपाणी लिखंतु। तो दृश्य धातु के लोट लकार के रूप लिखने हैं, ये तो आपने याद कर रखे होंगे रूप जो है, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष से आप याद कर रहे हो। रामाणाम की सिद्धि बतानी है आपको कि रामाणाम शब्द कैसा बना, राम प्लस उसमें कौन सा प्रत्यय लाएंगे तो कैसे ये बनेगा। तो ये भी आपको अच्छे से आता है। अब इसमें दोनों में से भी कोई एक कर लीजिए आप, जो आता है जो। और इसमें देखो 7 अंक था तो 7 को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, 3.5 और 3.5। यानी कि आप ऊपर वाला प्रश्न अटेंड करते हैं तो रामाणाम के लिए 3.5 होगा यहाँ नंबर, और दृश्य धातु के रूप निकलने में आपको 3.5 नंबर मिलेंगे। नीचे आ जाइए तो कर्ता और त्याग, ये 2 शब्दों को आपको ससूत्र विधि सिद्धि बतानी है। तो कर्ता शब्द को समझा पाते हैं तो 3.5 नंबर मिलेंगे, त्याग शब्द को समझाते हैं तो 3.5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपके ये हैं विभाजन, मतलब 7 है तो 7 को भी 2 भागों में विभाग कर दिया गया है। चतुर्थ अन्विति जो होती है वो तदित प्रत्ययों की है। तो इसमें होते हैं आपके बहुत सारे प्रत्यय हैं, ठक मतुप इमनिच अण इत्यादि। तो उन पर भी कोई भी 2 शब्द लिखे वहाँ से उनकी सिद्धि सूत्र सहित स सूत्रा सिद्धि विधेया। इसका मतलब क्या है, सूत्र सहित उसकी विधि उसकी सिद्धि बतानी है आपको। और इसके 8वां में जो शब्द रखे गए हैं, जैसे सवाल रखा गया है, आम्रमयम वेनतेय अनयो पदयो स सूत्रा सिद्धि विधेया। आम्रमय और वेनतेय ये शब्द कैसे बने, इन दोनों को अलग अलग जो भी सूत्र इसमें लगे उसको सूत्रानुसार क्रमशः इसका चरणबद्ध इसकी सिद्धि बतानी है आपको। तो यहाँ पर ये भी पूरा प्रश्न है, एक प्रश्न है 7 अंक का, उसका 2 भाग हो गए तो 3.5 और 3.5 में बढ़ गया। फिर इसी तरह से पंचम अन्विति पे आ जाइए। तो पंचम अन्विति में क्या होता है, पंचम अन्विति आपकी समासों पे है। तो देखिए समास में क्या है, कौन कौन से समास आपके हैं। तो मैंने आपको जो पाठ्यक्रम जब बताया था इसका तब भी आपको बता रखा है अच्छी प्रकार से। समास जो हैं वो आपके यहाँ अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है और उपपद समास है। यानी इस समासों की जो निर्दिष्ट सूत्र है, फिक्स सूत्र भी लिखे हुए हैं आपके वहाँ पर, फिक्स निर्धारित हैं, वही आएंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए पंचम यूनिट में क्या आया, हरित्रातः चतुर्मुखम अनयो पदयो ससूत्रा सिद्धि कार्या। हरित्रात और चतुर्मुख इन दोनों शब्दों को आपको सूत्र सही सिद्ध करना है कि कैसे बनते हैं ये। हरि त्रात और चतुर्मुख, ये 4 है मुख जिसके, ऐसा वह चतुर्मुख। जैसे इसमें दशानन रावण ले लो या कुछ और, पीताम्बर ले लो, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। यथाशक्ति ले लो, प्रतिदिन ले लो, इस प्रकार के अव्ययभाव समास में बहुत सारे होते हैं। तो उनको सूत्र अनुसार बताना होता है कि कैसे वो निकलता है। इसी प्रकार से इसके 8वां में है, नीलकंठ है धर्मार्थौ अनियो पदयो ससूत्रा सिद्धि विधेया। नीलकंठ और धर्मार्थ
शब्द को भी सूत्र सहित बताना है। तो आपको सूत्र तो आने ही चाहिए, और अगर नहीं भी आ रहे हो तो आपको जितना समझ में आ रहा है, जैसे नीलकंठ शब्द क्या है, शिव जी का वाचक है, तो नीला है, कंठ है, ऐसे ऐसे बताते हैं, विग्रह करेंगे उसका, फिर बताएंगे पूरा। धर्मार्थो कैसे बनता है, धर्मश्च अर्थौ च, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, यानी द्वंद्व समास है। तो ये पूरा आपको आनी चाहिए ग्रामर, अच्छी प्रकार से आप इसको पढ़ें, अन्यथा आपका काम नहीं चलेगा। फिर देखिए भाग स पे आ गए हैं हम। अब तक भाग देखा हमने 2 × 10 = 20 अंक। भाग जो था ब देखा, उसमें क्या हुआ 5 × 7 यानी कि 5 प्रश्न 7 अंकों के, तो 35 हुआ। अब आता है भाग स, इसमें क्या है 15 × 3 अर्थात 45। तो 3 प्रश्न अटेंड करने हैं, 15 अंकों का प्रत्येक होता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 45। अब यहाँ भाग स में कोई यूनिट की बाध्यता नहीं है, यहाँ पे कोई 5 प्रश्न डाले हुए हैं 5 यूनिट से, क्रमशः हर यूनिट से एक और कोई 3 करने हैं। तो इसके निर्देश सबसे पहले लिखे हुए थे, यहाँ निर्देश नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको प्रथम यूनिट अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का 1 से लेकर 4था अंक, फिर दूसरी यूनिट अभिज्ञान शाकुंतलम का 5 से लेकर 7वां अंक, और आगे जो भी जो तद्धित प्रत्यय और समास और कृत प्रत्यय, राम शब्द की सिद्धि, ये सब बताया गया है। उसमें से क्रमशः एक प्रश्न मिलेगा आपको, और उनमें से कोई 3 करने हैं, 5 में से कोई 3 करने हैं। तो यहाँ पर देखिए करम पायम पंच एतेषाम त्रयाणाम पदानाम सूत्र निर्देश पूर्वकम सिद्धि कुर्वन्तु। तो ये है। इसी प्रकार से यहाँ पर ठक प्रत्यय और मत्युक प्रत्यय के बारे में दिया गया है। तो ये सूत्र हैं ये, तस्य अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप थस्य एकः तेन तुल्यम क्रिया चेदवती एषाम त्रयाणाम सूत्राणाम व्याख्या कार्या। सूत्रों की भी व्याख्या आ सकती है, और सूत्रों के बाद में उनसे जो शब्द बनते हैं उनकी भी व्याख्या आ सकती है। तो यहाँ सूत्र व्याख्या भी है। फिर यहाँ देखिए, ये है आपका समास प्रकरण का सवाल। स नपुंसकम अल्पाचतरम अनेक मन्यम पदार्थे एषाणाम त्रयाणाम सूत्राणाम व्याख्या करणीया। ये 3 सूत्र हैं, समास प्रकरण के हैं, तो इनके तीनों सूत्रों की व्याख्या बतानी है आपको। फिर देखिए यहाँ पर 10वां और 11वां प्रश्न, 11 तक के प्रश्न होते हैं आपके इसमें, क्योंकि पहला प्रश्न, फिर 5 प्रश्न, फिर 5 प्रश्न, तो इस प्रकार से कुल 11 में बटा होता है ये। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक की भूमिका को लिखना है आपको, कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। चतुर्थ अंक में विशेष रूप से पर्यावरण है, और संपूर्ण नाटक में ही है पर्यावरण। तो वहाँ पर कालिदास तो पर्यावरण के चितेरे कवि हैं, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। उपमा कालिदासस्य उक्ति इयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य दृशः विवेचनीया। अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर उपमा कालिदास को समझाना है, यानी कि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, परंतु समझाना है सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर, यानी कि उपमा अलंकार क्या होता है यह समझाते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ उदाहरण देते हुए समझाएंगे कि इस प्रकार से कालिदास ने उपमा का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र 2020 का हुआ। इसी प्रकार से 2019 का प्रश्न पत्र है, वही भाग 3 है इसमें, ये अभाग बभाग सहभाग। अब यहाँ अभाग पे देखिए वही छोटे प्रश्न हैं। तो शकुंतलाया मातु नाम किम, क्या था शकुंतला की माता का नाम, का नाम मेनका था। अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक कौन है, तो नायक कौन है, दुष्यंत है। तो कैसे लिखेंगे आंसर को आप, अभिज्ञान शाकुंतल से नायक दुष्यंत अस्ति। अत्र नाटके गौतमी का वर्तते, इस नाटक में गौतमी कौन है, तो गौतमी जो है वो कर्ण के आश्रम की एक वरिष्ठ जो है स्त्री हैं, और माता जो शकुंतला है उनको माता के समान मानती है। सर्वदमन कौन था, तो दुष्यंत का पुत्र था, जो कि आगे जाकर भरत के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आपको छोटे प्रश्न तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से करने, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। अभी जितने भी प्रश्न लिखे हुए, ब्रूही शब्द को बताना है, वचो संप्रसारण को बताना है, ये सब आप अपने कोर्स को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो अवश्य इनको कर पाएंगे। नंदन शब्द में प्रकृति और प्रत्यय बताना है, प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय यानी उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, यानी नंदन शब्द कैसे बना। इसी प्रकार से राजपुरुष, इस शब्द का अलौकिक विग्रह बताना है। तो समास में लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह 2 चीज़ें होती हैं। राम शब्द में कौन सा, रामात शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये राम शब्द की सिद्धि में सारे तरह के अलग अलग प्रत्यय आते हैं। सु ओजस अमोट शस ऐसे करके पूरा प्रत्यय बनता है। अब आ जाइए फिर से भाग ब पे। तो भाग ब पे आती है आपकी श्लोक व्याख्याएं। श्लोक व्याख्याओं में आपको मैंने बताया कि आपके एग्जाम में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको श्लोक में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है, ये अवश्य लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर भाग ब में जो खुद लिख भी दिया निर्देश में कि
छंद अलंकार व्याकरण टिप्पणी पुरस्सरम व्याख्या कुरुतः। छंद अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी को लिखते हुए, पुरस्सरम का मतलब होता है उसको आगे की तरफ प्रस्तुत करते हुए, मतलब उसको भी डालते हुए आप व्याख्या करेंगे। तो ये पातून प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मासु अपीतेषु, या ये कहाँ का है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। बहुत सुंदर ये पद्य है, बहुत उपयोगी है परीक्षा के लिए, आप इसको तैयार कीजिएगा। जिसमें शकुंतला के विषय में कण्व कहते हैं कि ये जो शकुंतला है इस प्रकार की है कि ये पेड़ पौधों को पानी पिलाने के बाद ही खुद पानी पीती है, जो उनके आभूषण हैं उनको वह नहीं तोड़ती है, क्योंकि जो पुष्प और ये जो हैं अगर वो ले लेगी उनको आभूषण के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, तो फिर पुष्पों की शोभा, वृक्षों की शोभा जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसमें है, और ये शकुंतला आज पति ग्रह को जा रही है, तो आप सभी लोग इसको अनुज्ञा दीजिए, इसको अनुमति दीजिए, इस प्रकार से यह है। फिर इसके अथवा में ही एक श्लोक लिखा हुआ है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम मलुनम करैर्व, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें शकुंतला की सुंदरता की व्याख्या कर रहा है कौन, राजा दुष्यंत। तो इस प्रकार से अखंडम पुण्यानाम फलमीव च तद्रूपम अनघम, बहुत विस्तार से मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है सारा ग्रंथ, तो आप इसको देखिए। फिर जो दूसरी प्रथम इकाई हो गया, दूसरी इकाई में क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा तक तो पहले ही हो गया, 5वें से लेकर 7वां अंक, यानी 5, 6, 7। तो यहाँ जो श्लोक हैं आपकी तीसरी इकाई में जो भी श्लोक हैं वो 5वीं, 6ठी और 7वीं अंक से ही होंगे, ये पक्का है। तो आपको पहचानना है श्लोक को और संदर्भ प्रसंग अवश्य लिख के आना है, अगर कुछ भी ना आ रहा हो या आपके समय कम पड़ रहा हो तो। जैसे यहाँ पर जो है इस श्लोक पे ध्यान दीजिए, नियम असि कुमार्ग प्रस्थितान आतदंड है, तो राजा जो दुष्यंत है उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में इसमें प्रशंसा की गई है। और इसके अथवा में जो श्लोक दिया हुआ है, आलक्ष्य दंत मुकुलान निमित्त हासई, तो अनिमित्त हास्य हो जाएगा, ये न में निकलेगा, यानी इसमें सर्वदमन की जो सुंदर मुस्कान को देखकर जो राजा है वो वात्सल्य रस से युक्त होकर कह रहा है कि ये जो बालक है वह कितना सुंदर है, इसके जो दांत हैं वह भी बहुत सुंदर हैं, और ये जो हैं जिस किसी की गोद में ये जाता होगा, जिस किसी की गोद को ये अपने अंक अपने शरीर की धूली से मलिन करता होगा, वो तो धन्य है, वो माता पिता तो धन्य है जिसको इस तरह की संतान है। तो यहाँ पर ये 7वें अंक का ही ये पद्य है जो इसके अथवा में है। अब देखिए आगे इकाई 3 में राम शब्द की सिद्धि करनी है बिल्कुल सूत्र सहित, और ज्ञा धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष के रूप बताने आपको, यानी इस सवाल को 2 भागों में बांट दिया गया। राम शब्द एक अलग चीज़ है, ज्ञा धातु के रूप लिखना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर 7.5 जो 7 अंक हैं उसको 3.5 में 2 भागों में बांटते हुए इसको करना है आपको। जय पाठक पदयो अनयो ससूत्रम सिद्धिम कुर्वन्तु, जय और पाठक ये 2 पद हैं, इनकी भी सूत्र से सिद्धि करनी है। इसी प्रकार से अगले 5वें प्रश्न में आ जाइए, कौनते और महिमा, इन पदों को भी ससूत्र समझाना है। और आगे जो है छठी इस पे आ जाइए, छठे प्रश्न पे जो कि इकाई नंबर 5 हो जाएगी, इसमें आएगा समास प्रकरण। तो यहाँ अक्ष शोंड सुख प्राप्त, ये जो समास हैं ये उससे बनते हैं, ये शब्द समास प्रकरण के हैं। भय मुक्त है सप्तगवम, ये भी समास के सूत्र हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। भाग स पे आ जाइए। अब भाग स में क्या है, वही है आपको भाग स जो है वही 5 यूनिट में बटा हुआ होने से प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न को लेता है, और यहाँ पर इन 5 में से कोई 3 करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 अंकों का होता है। तो 15, 30, 45 भाग से 45 अंकों का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम को विस्तार से पढ़ना। तो 10वें और 11वें प्रश्न पे देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रकृति चित्रण है, इसमें कर्ण व आश्रम का प्रकृति चित्रण करना है इसमें, और दुष्यंत से स्वर्ग अवतरण से यात्राम वर्णयत, दुष्यंत की स्वर्ग अवतरण की यात्रा बतानी है इसमें, यानी कि दुष्यंत कैसे उतरते हैं वहाँ से, स्वर्ग से कैसे आए हैं, तो इस प्रकार से ये बता रखा है इसमें। फिर आप आगे देखिए इसमें तो वैसे तो आज हमारा यहीं पर इसको हम विराम भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप ये तीसरा भी पेपर देख लीजिए। तीसरे पेपर में भी बिल्कुल यही है, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में इसमें बताया गया है। प्रथम भाग में इसके प्रश्न हैं, कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ था, तो ये था मालिनी नदी के किनारे। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम क्या है, माधव्य है। हंसपदिका कौन थी, राजा दुष्यंत की एक अन्य पत्नी थी। शकुंतला को हस्तिनापुर कौन लेकर गया था, तो गौतमी, और शारंग्रह वो शारदवत लेके गए थे। इसी प्रकार से अन्य जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पर हैं, आप इसको देख के हल कीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए उपस्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग ब में वही है जो है छंद और अलंकार को लिखते हुए आपको श्लोक की व्याख्या करनी है। 2 श्लोकों में से कोई एक करना होता है। भाग जो है ब का ही इकाई नंबर जो 2 है
अर्थात प्रश्न संख्या 3, उसमें भी श्लोक व्याख्या आती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से श्लोक व्याख्या, छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न सभी तरह का महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप इकाई 4 में तो नंदन, सुकर इत्यादि जो शब्द हैं इनको समझाना है आपको। इकाई 3 है, प्रश्न संख्या 4 है, इकाई 5 है, इकाई 6 है। तो ये बार बार मैं बताऊंगी नहीं, आप इनको हल कीजिए, वही है, बिल्कुल पैटर्न वही है। बस अब भाग से जो होता है, भाग से में भी वही हैं आपके 5 प्रश्न में से कोई 3 करने हैं। तो इसमें दुष्यंत का चरित्र चित्रण, शकुंतला का चरित्र चित्रण, कुछ जो है सूत्र उल्लेख आ गए आपके, शब्दों की व्याख्या करनी है। इसी तरह से ये 10 और ये 11वां प्रश्न अगले पेज पे चला गया है आपका। तो इस प्रकार से आपको भाग से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं में अंक लाने के लिए, अच्छा करने के लिए। अब ये तो हुआ आपका प्रश्न पत्र, एक सामान्य निर्देश जो हमेशा आपको करने होते हैं। अब चूंकि परीक्षा आपको इस साल लिखनी है जो कि कोविड-19 का काल है, तो लास्ट के 5 मिनट आपके लिए कोविड-19 की परीक्षाओं के लिए, जो अभी 2021 की जो परीक्षाएं 5 अगस्त से शुरू हो रही है, उनके लिए आपके लिए विशेष निर्देश हैं कि आपका भाग से पूरी तरह से हटा दिया गया है और भाग में से आपको जो है 5 प्रश्न अटेंड करने हैं। तो ए से 5 करने हैं और बी से कोई 3 करने हैं। इसमें यूनिट की बाध्यता आपके सामने नहीं रहेगी और इनका अंक विभाजन भी बदल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भाग ए और ब और स में से स भाग को पूरी तरह से हटा दिया गया। यानी इस बार के पेपरों में क्या होगा, पेपर तो वैसा ही आएगा क्योंकि पेपर पहले ही छप चुके हैं, फरवरी मार्च में ही पेपर छप चुके हैं, पेपर वही आएंगे। पेपर के साथ में एक अलग से परीक्षा जब होगी तो या तो निर्देश आपको मिलेंगे लिखित में, या फिर जो परीक्षा लेने वाले आपके वीक्षक होंगे वो अनाउंस करेंगे आपके लिए कि कैसे पेपर अटेंड करना है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, परीक्षा कक्ष में होगा अनाउंसमेंट कि किस तरह से प्रश्न को हल करना है। तो वहाँ जो प्रश्न पत्र होगा उसमें अभी जो मैंने आपको प्रश्न पत्र दिखाया क्रमशः वैसा ही प्रश्न पत्र होगा, परंतु अटेंड करने के निर्देश आपके लिए अलग से लगे होंगे। तो वही आपको ध्यान रखने हैं। भाग से आपको बिल्कुल नहीं करना है इस बार। भाग ए में से जो पहले जहाँ 10 करने होते थे उसमें से कोई 5 करने हैं, और भाग ब में से जहाँ पर आपके हर यूनिट से अथवा लगा होता था, इस बार यूनिट में अथवा नहीं होगा। मतलब होगा तो लिखा तो होगा, पेपर में छपा तो होगा, परंतु आप कोई 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिए, देखो कि बी सेक्शन में 5 यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं, इनमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं। यूनिट की बाध्यता नहीं है, विद्यार्थी चाहे तो एक ही यूनिट के 2 प्रश्न हल कर सकता है। कुल 8 प्रश्न आपको हल करने हैं। इस प्रकार से आधा ही पेपर हल करना है। जो पेपरों में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, एक ही दिन दोनों परीक्षाएं होगी इस बार। पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय दोनों एक ही दिन होगा। तो सुबह 9 बजे से पेपर शुरू होगा, 9 से लेकर 10:30 तक तो पेपर प्रथम मिलेगा आपको, फिर तुरंत ही बिना ब्रेक के ही पेपर दूसरा आपको शुरू कर देना है और 12 बजे वो समाप्त हो जाएगा। अब आप इसमें देख लीजिए अंकों का विभाजन। तो ये अंकों का विभाजन देखिए, बीए चूँकि आप अंतिम वर्ष में हैं और आपके पास जो है संस्कृत विषय है, संस्कृत के साथ में इतिहास भी और राजनीति विज्ञान भी है, तो इसको ये एक सामान्य निर्देश आपको मैं बता देती हूँ। भाग ए में से आपको कोई 5 प्रश्न हल करने हैं और 5 नंबर का वह होगा, अर्थात 25 अंक आपको इसमें ही मिल जाएंगे। तो अभी जो मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम के छोटे छोटे प्रश्न आपको समझाए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक का नाम क्या है, तो इतना सा आप लिखेंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे इस साल के लिए, 2021 की परीक्षाओं के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न और विषयों में भी आप दे सकते हैं, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान में भी ऐसे ही छोटे प्रश्न। तो पहला भाग आपको 25 नंबर दिला सकता है छोटे प्रश्न, और उन 10 में से कोई 5 करने हैं वहाँ पर, तो आपको बहुत मतलब सुविधा रहेगी इस बार। अब भाग ब पे आ जाइए। तो भाग ब पे आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। इकाई की बाध्यता वहाँ नहीं है, यानी कि आपको जो अभी ऊपर की तरफ मैंने अथवा समझाया है सारा, वो अथवा इस बार आपको पेपर में तो छपा रहेगा, परंतु आपको उसको इग्नोर करते हुए कोई 3 प्रश्न अटेंड करने। यानी आप चाहें तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 2 श्लोक, पहला और दूसरा श्लोक जो अथवा में लिखा हुआ, उन दोनों को भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 अंकों में से ही कवर हो जाएगा। तो आप समय कम है, पढ़ने की आपके लिए लिमिटेशन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 अंकों को तो कम से कम आप पढ़ लीजिए अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर आपको प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो तो 250 ही लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर 250 शब्द में लिखना है, परंतु मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इस बार। 25 अंकों का एक प्रश्न हो जाएगा वो, तो 25 × 3 यानी 75 अंक। तो 25 अंक तो मिल गए आपको अ भाग में और 75 अंक मिल जाएंगे आपको ब भाग में। पूर्णांक 100 ही रहेगा, परंतु आपका समय चूँकि 1.5 घंटा ही हो गया, तो प्रश्न पत्र आपको आधा ही हल करना है। और भाग स, वहाँ पर भाग से आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो भाग स पे आप पहले ही लाइन खींच दीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा, आपको भाग से अटेंड ही नहीं करना है। तो निर्देशानुसार केवल अ और ब भाग के ही प्रश्न हल करने हैं, भाग स को निरस्त समझा जाए। तो इस प्रकार से मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है कि कैसे पेपर अटेंड करना है।
तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और यही निर्देश आपके राजनीति विज्ञान के पेपर के लिए भी हैं और यही इतिहास के पेपर के लिए हैं, बीए तृतीय वर्ष के लिए। और चूंकि देखिए आपकी इधर साइड में लिखा हुआ है बीए अंतिम वर्ष परीक्षा 2021, बीए ऑनर्स परीक्षा 2021, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, ये परीक्षाएं, और एमए अंतिम वर्ष की परीक्षा जो वार्षिक पद्धति से होती है, यानी एमए में तो सेमेस्टर सिस्टम भी लागू हो गया है, तो सेमेस्टर सिस्टम की बात नहीं हो रही है, जहाँ वार्षिक पद्धति होती है वहाँ पर भी इसी तरह का और भाग को कवर करते हुए आपको पेपर अटेंड करना है। और किसी भी तरह का जो भी निर्देश आपको उस समय जो एग्जामिनर दे उस पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि निर्देश हो सकता है लास्ट समय में भी कुछ निर्देश बदल जाएं, क्योंकि अभी भी वक्त है परीक्षा शुरू होने में। तो आपको परीक्षा के एग्ज़ाम हॉल में जो निर्देश दिए जाते हैं उन पर ध्यान देते हुए अपना पालन करना है। तो यहीं हम विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अन्य तक भी इसको पहुँचाइए और शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑल द बेस्ट।